हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है सिग्मा और पाई आवर्त। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक आवर्त दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा आवर्त और पाई आवर्त। दोस्तों, पिछले वीडियो में जहाँ पर मैंने आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के कारण होते हैं। और परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अतिव्यापन से दो प्रकार के सहसंयोजक आबंध बनते हैं, जिसमें से एक को सिग्मा आबंध कहेंगे और दूसरे को पाई आबंध कहेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सिग्मा आबंध कैसे बनता है और पाई आबंध कैसे बनता है। तो चलिए पहले बात करेंगे सिग्मा आबंध की। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा दिया सिग्मा आबंध या इंग्लिश में सिग्मा बॉन्ड। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, यह सिंबल सिग्मा कहलाता है। तो सिग्मा के स्थान पे हम ऐसा सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं और फिर बाद में हम उस सेंटेंस को, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। दो अर्धभरित परमाणु ऑर्बिटलों के मध्य सिरेवार अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन या फिर अंतरानाभिकी अक्ष पर अतिव्यापन से बनने वाले सहसंयोजक आबंध को सिग्मा आबंध कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नाम आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा सिरेवार अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन या अंतरानाभिकी अक्ष पर अतिव्यापन। इनको समझते हैं ताकि हम समझ सकें कि सिग्मा आबंध कैसे बना। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो परमाणु ऑर्बिटल दिखाए हैं। आप इसकी आकृति को देख के पहचान सकते हैं कि ये पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही पी ऑर्बिटल अर्धभरित अवस्था में है। क्योंकि आप जानते हैं दो इलेक्ट्रॉन होने पर ऑर्बिटल पूर्णभरित कहलाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होने पर अर्धभरित कहलाएगा। बात क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको रेड डॉट दिखाया गया। ये रेड डॉट ऑर्बिटल के, या फिर हम कहें जिस परमाणु का ये ऑर्बिटल है, उसके नाभिक की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये नाभिक की स्थिति है और यहाँ पर यह नाभिक की स्थिति है। यदि एक सीधी रेखा ऐसी हम खींचें जो दोनों ऑर्बिटलों के नाभिकों से होकर जाए, तो यहाँ पर एक पहले रेखा खींच लेते हैं। तो देखो, एक सीधी रेखा हमने बनाई जो कि दोनों ही परमाणु ऑर्बिटलों के नाभिकों से होकर गुजर रही है। तो यह सीधी रेखा अंतरानाभिकी अक्ष कहलाती है, या इंग्लिश में इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो समझ में आया आपको अंतरानाभिकी अक्ष का क्या अर्थ है? मतलब एक ऐसी सीधी रेखा जो दो परमाणु ऑर्बिटलों के नाभिक से होकर जाए, अंतरानाभिकी अक्ष कहलाती है। अब देखो, ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं, ये सहसंयोजक आबंध बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये एक दूसरे के समीप आते हैं और एक दूसरे के समीप आकर ओवरलैपिंग करते हैं। तो देखो, यहाँ पर अतिव्यापन हुआ है। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अतिव्यापन हुआ है और अतिव्यापन के बाद क्या हुआ, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड या अयुग्मित थे, वो यहाँ पर मिलकर इलेक्ट्रॉन युग्म बना दिए हैं। अब क्योंकि परमाणु ऑर्बिटलों के मध्य अतिव्यापन हो गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म भी बन गया है, तो अब इन दोनों परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बन गया है। अब क्वेश्चन है, इस सहसंयोजक आबंध को क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अतिव्यापन अंतरानाभिकी अक्ष पर होता है तो बनने वाला सहसंयोजक आबंध सिग्मा आबंध कहलाता है। तो यहाँ पर परमाणुओं के मध्य सिग्मा आबंध का निर्माण होता है। अब इस अतिव्यापन को कुछ नाम हमने दिया था। यहाँ पर आप देखें कि दो ऑर्बिटलों के सिरे एक दूसरे के समीप आकर अतिव्यापन किए हैं, तो इसको सिरेवार अतिव्यापन कह सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर अतिव्यापन अंतरानाभिकी अक्ष पर हुआ है।
आप देख सकते हैं कि जो अतिव्यापन वाला भाग है वो अंतरानाभ की अक्ष पर पड़ रहा है। इसी को हम कहते हैं अतिव्यापन अंतरानाभ की अक्ष पर हुआ है और इसलिए इसको हम अंतरानाभ की अक्ष पर अतिव्यापन कहते हैं या अक्षीय अतिव्यापन भी कहते हैं। तो जब भी अक्षीय अतिव्यापन होगा या अतिव्यापन अंतरानाभ की अक्ष पर होगा या सिरेवार अतिव्यापन होगा तो इससे बनने वाले आबंध को हम सिग्मा आबंध कहेंगे। बात क्लियर है? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं जिसको आपको ध्यान से समझना है। तो पॉइंट नंबर 1, सिग्मा आबंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलके इलेक्ट्रॉन युग्म बना रहे हैं। यह जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ है। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको और भी ध्यान से समझना है। सिग्मा आबंध में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अंतरानाभ की अक्ष पर अधिकतम होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 परमाणु ऑर्बिटल हैं और यहाँ पे एक सीधी रेखा है जिसको आप कहते हैं अंतरानाभ की अक्ष, और आप देख रहे हैं कि ये जो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं ये अंतरानाभ की अक्ष पर ही पड़े हुए हैं या अंतरानाभ की अक्ष पर स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो अंतरानाभ की अक्ष पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिकतम होता है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि 2 p ऑर्बिटलों के मध्य अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बना, 2 s ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो आप देखें यहाँ पर भी अतिव्यापन अंतरानाभ की अक्ष पर हुआ है। एक s और एक p ऑर्बिटल के मध्य अतिव्यापन से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अतिव्यापन अंतरानाभ की अक्ष पर हुआ है। तो दोस्तों सिग्मा आबंध को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप देखें कि क्या अतिव्यापन अंतरानाभ की अक्ष पर हो रहा है। यदि अंतरानाभ की अक्ष पर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि यह अतिव्यापन सिग्मा आबंध बनाएगा। बात क्लियर है? तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, पाई आबंध। दोस्तों यहाँ पर आप पाई के सिंबल को देख सकते हैं जिससे आप पहले से परिचित हैं। इस प्रकार के सहसंयोजक आबंध अर्धपूरित परमाणु ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं। इसमें ऑर्बिटलों का अतिव्यापन अंतरानाभ की अक्ष के 90 अंश के कोण पर होता है। अब कुछ डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 p ऑर्बिटलों को दिखाया है और यह सीधी रेखा, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं, यह अंतरानाभ की अक्ष है क्योंकि दोनों परमाणु ऑर्बिटलों के नाभिकों से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा है। और आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो p ऑर्बिटल हैं वो अर्धपूरित अवस्था में है। बात क्लियर है? अगर ये दोनों परमाणु ऑर्बिटल इसी दिक् विन्यास यानी इसी व्यवस्था से एक दूसरे के पास आएँ और अतिव्यापन करें तो कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन होगा। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अंतरानाभ की अक्ष पर अतिव्यापन नहीं हुआ। यदि अतिव्यापन अंतरानाभ की अक्ष पर होता तो सिग्मा बॉन्ड बनता, और यहाँ पे अंतरानाभ की अक्ष पर नहीं हो रहा है, मतलब कि दूसरे प्रकार का बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे पाई आबंध। बात क्लियर है? अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो जो 2 p ऑर्बिटल हैं उनके सिरे अतिव्यापित नहीं हो रहे हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के साइड से आके अतिव्यापन कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग या पार्श्व अतिव्यापन भी कहते हैं या लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, यानी किनारे से आकर अतिव्यापन करने की स्थिति है ये। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि जो अतिव्यापन वाला भाग है वो अंतरानाभ की अक्ष के 90 अंश के कोण पर है ऊपर और 90 अंश के कोण पे नीचे भी यहाँ पे अतिव्यापन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अतिव्यापन है वो अंतरानाभ की अक्ष के 90 अंश के कोण पर हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी अतिव्यापन अंतरानाभ की अक्ष पर नहीं होगा बल्कि अंतरानाभ की अक्ष के 90 अंश के कोण पर होगा तो यह अतिव्यापन सहसंयोजक आबंध बनाएगा। उस सहसंयोजक आबंध को हम पाई आबंध कहेंगे। बात क्लियर है?
जिस प्रकार से आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म यदि सिग्मा बॉन्ड वाले थे तो आपने इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहा। इस बार पाई आबंध वाले हैं तो यहाँ पर हम पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो पाई आबंध में सम्मिलित इलेक्ट्रॉनों को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। पाई आबंध में अंतरानाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व शून्य होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अतिव्यापन हुआ है वो ऊपर और नीचे हुआ है, जबकि अंतरानाभिकीय अक्ष तो यहाँ पर है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अतिव्यापन वाले एरिया में है, यहाँ पर है, अंतरानाभिकीय अक्ष पर नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अंतरानाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य है। आप देखकर समझ सकते हैं कि अंतरानाभिकीय अक्ष पर पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं बल्कि इसके ऊपर है। अब अगली बात को और ध्यान से समझना है। आप देख सकते हैं कि अंतरानाभिकीय अक्ष का जो तल है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, जबकि नीचे तो नहीं है। तो हम कहेंगे कि अंतरानाभिकीय अक्ष के नीचे भी इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य है या इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि इस अतिव्यापन वाले भाग में इलेक्ट्रॉन के रहने के जितने चांस है उतने ही चांस यहाँ नीचे रहने के भी हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि अंतरानाभिकीय अक्ष का जो तल है इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व समान है, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों के मिलने की जो प्रायिकता है वो समान है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अब कुछ स्पेशल पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप अंतरानाभिकीय अक्ष का जो तल है इसके ऊपर और नीचे दो प्लेट नुमा आवेशित अब्र यानी चार्ज क्लाउड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं। एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। तो देखिए ये जो हैं ये दो परमाणुओं के नाभिक हैं और इनके ऑर्बिटल जब लैटरल ओवरलैपिंग किए हैं तो लैटरल ओवरलैपिंग के बाद जैसे पहले सीधे थे और उनका आकार यहाँ पर बिगड़ गया है, और आकार बिगड़ने के बाद ऐसे एक प्लेट नुमा संरचना या प्लेट लाइक संरचना बन गई है। और ये जो प्लेट की जैसी संरचना बनी है इस संरचना में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित है। आप जानते हैं अंतरानाभिकीय अक्ष के ऊपर वाले हिस्से में जितना चांस है उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन का नीचे वाले हिस्से में भी चांस है, यानी कि प्रायिकता है। तो ये जो प्लेट नुमा संरचना बनी है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड या हम कहेंगे चार्ज क्लाउड, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणावेशित कण होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप अंतरानाभिकीय तल के ऊपर और नीचे दो प्लेट नुमा संरचनाएं बनती हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। अब इस संरचना के बनने को थोड़ा और क्लियर करते हैं कि कैसे ये बनी है। तो एक छोटी सी वीडियो देखते हैं एनिमेशन वाली। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो खड़े ऑर्बिटल हैं ये किस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का निर्माण करते हैं। तो देखो ऐसे आए और ऐसे आके